हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस हो चुके हैं और आपका टाइम हो चुका है अब एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने का। ठीक है, आप दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जो पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं और वो अपने टेस्ट पेपर्स को बना रहे हैं। ठीक है, दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, टारगेट तो हमने 70 आउट ऑफ 70 रखना है, बट ठीक है ना, अगर हम एटलीस्ट 65+ टारगेट तो लेके चलेंगे। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री की ही बात करूँगा आपसे और बताऊँगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप, या तो आपने बिल्कुल पढ़ा है तब भी आपको हेल्पफुल होगा, अगर आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ रखा है तब भी आपको हेल्पफुल होगा। पहली बात आपको डेट नोट कर लेनी है। जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो 28 फेब को है और जो टाइमिंग है आपकी मॉर्निंग 10:30 AM से लेके, ठीक है, आफ्टरनून 1:30 तक है। तो 3 घंटे का आपका पेपर है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, मैं आपके लिए वन शॉट वीडियोस भी लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगा। अगर आप वही करके चले जाते हो तो डेफिनेटली आप 65+ टारगेट करके चलोगे। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस एनालिसिस करें, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा होगा, तो सिलेबस की बात करें, हमारे पास केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस होते हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास टोटल 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करने क्या होते हैं इनमें? न्यूमेरिकल्स। जो हमारा फिजिकल वाला पोर्शन होता है उनसे जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं बट ज़्यादा चांस होते हैं कि न्यूमेरिकल्स आएँ। तो अपनी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो। जो स्टूडेंट सिलेबस पढ़ चुके हैं वो लॉग की वैल्यूज यूज याद करो। ठीक है, log 2 क्या होता है, log 3 क्या होता है, क्योंकि इनके बेस्ड आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस करो क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा। तो आपको भी जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की वो विदाउट कैलकुलेटर ही करनी है। देखना है आपको कितना टाइम आप किसी क्वेश्चन के ऊपर लगा रहे हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक का सबसे आसान पोर्शन है इनऑर्गेनिक का, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दोनों ही इजी चैप्टर हैं। आप हार्डली, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक को आपको कितना स्ट्रेस देके पढ़ना है। ये सबसे लेंथी पोर्शन जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? हेलोल्केन्स हेलोरिन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर हैं। ठीक है ना, फिजिकल के 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर एंड ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर। टोटल आपके पास हो गए 10 चैप्टर्स हैं। तो आपके पास टोटल डेज कितने हैं? वैसे तो केमिस्ट्री के एग्जाम में अराउंड 2 मंथ्स है आपके पास, बट आप मान के चलो कि हमारे पास टोटल मैक्सिमम 40 डेज के अंदर ही हमने सिलेबस खत्म करना है। तो पर चैप्टर हमारे पास 4 डेज आते हैं, मतलब पर चैप्टर को हमने 4 डेज के अंदर अब खत्म करना स्टार्ट करना है। ठीक है ना, हर एक चैप्टर को पढ़ना है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करके जाना, बिकॉज एक चैप्टर हम मिस करेंगे तो ऐसा होगा कि हमारे मार्क्स वहीं कट जाने हैं। तो हमने हर एक चैप्टर को पढ़ के जाना है। मैं आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आपको लगेगा कि आपको पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है ना, 1.5 घंटे की वीडियो में जो आपने 7 घंटे का कंटेंट पढ़ा था वो आपको 1.5 घंटे में समझ आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो होमवर्क दिया जाएगा वो पूरा करना है और उसके अलावा रेगुलर पढ़ना है। ठीक है ना, अगर डाउट्स आएंगे तो डाउट्स मेरे से पूछने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक टॉपिक का आइडिया देता हूँ कि कैसे आपने पढ़ना है। ठीक है ना, पूरे डेडिकेटली पढ़ना है। कोई डाउट आएगा मेरे से पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना, मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। बट रेगुलर पढ़ो, अपना 65+ टारगेट लेके चलो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फिजिकल को डिस्कस करते हैं कि आप फिजिकल को कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आपको पूरा देख के जाना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, इसमें 2 पोर्शन बनते हैं हमारे पास, एक होता है सोल्यूशन और दूसरा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आने चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन सी आपको आनी चाहिए? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसके अलावा मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है डेट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इनका क्या रोल है?
इनका रोल होगा हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वाली जो होती है हमारे पास दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और इनमें कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज आएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आएगा और इनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी यूज होगा। जैसे जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे किसका रोल आ गया? मोलैलिटी का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? के एफ इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे भी किसका रूल आ गया हमारे पास? मोलैलिटी का रोल आ गया। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे सी क्या होती है हमारे पास? मोलैरिटी होती है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें किसका रोल आ गया हमारे पास? मोलैरिटी का रोल आ गया। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो डायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। और लास्ट में एक टॉपिक पढ़ना होता है आपको वॉन्टो फैक्टर। ठीक है। वॉन्टो फैक्टर और एक होता है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। ठीक है। ये सारा क्या होता है? आपका सिलेबस होता है। अगर इन्हीं के बेस्ड आप क्वेश्चन करके चले जाते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है। सेकंड चैप्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पोर्शन में पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और थर्ड जो पोर्शन होता है डेट इज कंडक्टेंस। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है। पढ़ना सभी कुछ है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपका फैराडे लॉ वगैरह आ जाते हैं, उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक। गैल्वेनिक सेल में आपको क्या पढ़ना है? एक तो ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है। प्रोवाइडेड जो दोनों हों किस में दिए हों? रिडक्शन पोटेंशियल में दिए हों। अगर नहीं दिए होंगे तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल में उनको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अलावा ई सेल का कैलकुलेशन। ठीक है। ई सेल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन को आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक। कंडक्टेंस में क्या आना चाहिए? आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस 1 ओवर रेजिस्टेंस होती है। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कांस्टेंट लगाते हैं तो क्या लगता है? रेजिस्टिविटी। तो रो की वैल्यू क्या आ जाती है? आर इंटू ए ओवर एल। ठीक है। इस रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है। 1 ओवर रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होता है? काप्पा होता है कंडक्टिविटी, एल ओवर आर इंटू ए। ठीक है ना। उसके अलावा कोहलराश रूल हो गया, एप्लीकेशन ऑफ कोहलराश रूल हो गया, वो सब आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छे तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। ये मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? काप्पा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे और क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैं 1 शॉट सेशंस के अंदर करवाऊंगा आपको। ठीक है। थर्ड पोर्शन जो बनता है आपका डेट इज केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं फॉर एनी रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं? -1 ओवर ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1 ओवर बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू +1 बाई सी डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू +1 बाई डी डी बाई डी टी। तो इनमें से कोई भी फैक्टर देके आपसे एक फैक्टर पूछ लेगा। मतलब अगर आपको दे दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी तो आपसे पूछ लेगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होता है? के इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, यहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर होता है, और k क्या होता है हमारे पास, रेट कांस्टेंट होता है। तो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट पता होनी चाहिए डिफरेंट ऑर्डर के लिए। यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे n क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट n की यूनिट होती है, वो सब आपको आना चाहिए। उसके बाद जो रेट होती है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है डेट इज कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर में हम 3 ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक होती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। तो हमने कौन सी पढ़नी है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर पे ज़्यादा स्ट्रेस देके जाना है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है ना। और टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, ए नॉट बाई टू के। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। एंड टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो दो चीज़ों से बनते हैं। आपसे पूछेगा रेट और रेट कांस्टेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेट और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। एक आपसे पूछेगा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एक आपसे पूछेगा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी, रेट एंड रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है उसको हम बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। वो क्या होती है, के इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ओवर आर टी। और इसकी एक अनदर फॉर्म होती है लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए ओवर 2.303 इंटू आर 1/t माइनस 1/t2। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और जो मैं करवाऊंगा आपको वो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन जो कि सबसे इजी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आपका टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर डी एफ ब्लॉक तो सारा ही आधे घंटे का टॉपिक है। ठीक है, डी ब्लॉक में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज़ होती है जिसको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन नहीं होते। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, आयनाइजेशन एनर्जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक साइज हो गया। ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए कि 4D एंड 5D सीरीज़ का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, उसके अलावा कैटालिटिक एक्शन। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। और लास्ट में दो KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन एंड इनकी रिएक्शंस। ठीक है, डेफिनेटली अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या करना है आपको, ठीक है, सिंपली रिएक्शन देखे जाना लेंथेनॉइड्स की, बिकॉज एक्टेनॉइड्स करने की जरूरत नहीं है, एक्टेनॉइड्स तो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं तो उनसे ज़्यादा नहीं पूछता, बट एफ ब्लॉक की रिएक्शन देख लेना आप। ठीक है, रिएक्शन काफ़ी सारी रिएक्शंस का एक चार्ट बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक बनता है आपको, ठीक है, डेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स को अच्छे से आना चाहिए आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो बनता है आपका आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, और आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड जो टॉपिक बनता है आपका, जो थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, थ्योरीज में हमारे पास 3 थ्योरीज होती हैं। एक होती है वर्नर थ्योरी, ठीक है, एक होती है हमारे पास वीवीटी थ्योरी, और एक होती है हमारे पास सीएफटी थ्योरी। ठीक है, वीवीटी और वर्नर, वीवीटी और सीएफटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवीटी में आपसे क्या पूछेगा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा,
ठीक है, एक आपसे पूछेगा ज्योमेट्री और एक आपसे पूछेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछेगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल एंड एक होता है स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल में आपको इजी है, स्टीरियो में आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर लेना। स्टीरियो में सिर्फ आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करना है। ठीक है ना, तो इतना भी कर लेते हो आपका कोऑर्डिनेशन हो जाना है। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आता है डेट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 5 टॉपिक्स हैं भाई, अच्छे से करने पड़ेंगे। हेलो अल्केन्स, हेलो ओरिन्स। ठीक है, इनमें हम दो तरह के मैकेनिज्म देखते हैं, एक तो होते हैं SN1 और एक होता है हमारे पास SN2। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उनका क्या इफेक्ट होता है ऑन द रेट। ठीक है, रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मतलब SN1 का ऑर्डर जैसे होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, रेट का। ठीक है, SN2 का भी आपको बताना है 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, मतलब इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अलावा E2 मैकेनिज्म होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं क्या, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है ना, उसके अलावा काफ़ी सारी नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, लाइक वुड्स रिएक्शन होगी, वुड्स फिटिग होगी। ठीक है, फिटिग होगी, उलमान होगी, ठीक है, फिंकलस्टीन होगी। ठीक है ना, उसके अलावा स्वॉर्ट्स होगी, सैंडमेयर होगी। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सेम आपको काम करना है। ठीक है, जब मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स लेके आऊँगा तब आपको क्लियर करवा दूंगा। दूसरा चैप्टर होगा हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर्स, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, ईथर्स की जैसे फेमस 2 रिएक्शन होती है, एक होती है ईथर की रिएक्शन विद HI और एक होती है हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है ना, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको नेम्ड रिएक्शन बहुत सारी हैं, जैसे स्टीफन रिडक्शन हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा एल्डोल, कैनिज़र तो पक्का ही है। ठीक है, 3 आपके टेस्ट होते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं। ये कौन कौन से, एक होता है टॉलरेंस टेस्ट, फेरिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड हॉफमैन टेस्ट। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है H2BZ रिएक्शन। ठीक है, ये तो मैं मोस्ट ऐसे टॉपिक लिख रहा हूँ जो आते ही आते हैं, करना सब कुछ है हमने। ठीक है ना, इनसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो चैप्टर होता है हमारा अमीन्स। ठीक है, अमीन्स में आपको 2 रिएक्शन अच्छे से करके जानी है, एक होती है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये 2 रिएक्शन आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है ना, और लास्ट चैप्टर आपका बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है ना भाई। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स होगी जिनकी तैयारी होगी, वो तो मेरी 1 शॉट से समझ आ जाएगा, उनको उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और वो 65+ ईजिली ले जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बेसिक से कमज़ोर है, जिनको 1 to 1 लाइव क्लास में पर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनकी बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, और उनको लाइव क्लास में ही 1 to 1 पढ़ाना है, तो वो मेरे से पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट है 8437068169। तो उसमें क्या होगा, मैं लाइव 1 to 1 पढ़ा दूंगा स्टूडेंट को, जिससे वो जो भी डाउट होते रहेंगे वो मैं रेगुलरली सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, वैसे रिकॉर्डेड में क्या है, जैसे मैं करवाऊंगा तो कंप्लीट ही, बट वो सब उन स्टूडेंट को बेनिफिट होगा जिनको थोड़ा बहुत आता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है और वो पर्सनल क्लासेस चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। या बाकी हम मिलते हैं क्रैश कोर्स में, जो आपका CBSE एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप 65+ मार्क्स ईजिली ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।